भारत के बहुत ही मशहूर पेन स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स। मैं डॉक्टर सुशील तिप्पानार हूँ और मैं एक बिना ऑपरेशन के पेन मैनेजमेंट सिस्टम करते हैं उसका मैं डॉक्टर हूँ। जो 2-3 महीने से ज़्यादा पेन सिर में बदन में कहीं भी दर्द है उसका हम इलाज जो करते हैं बिना ऑपरेशन के करते हैं। मैं जानना चाहता हूँ डॉक्टर साहब, डॉक्टर सुशील, कि आप एनेस्थेटिस्ट थे, एक बहुत ही अच्छा कैरियर, क्यों क्या आपको इंस्पायर किया कि नहीं पेन मैनेजमेंट में हमको जाना चाहिए? जैसे अभी नी रिप्लेसमेंट है, कुछ लोगों का नी रिप्लेसमेंट डॉक्टर बोलते हैं कि उनका बहुत अच्छा हुआ है ऑपरेशन, लेकिन पेशेंट को तो दर्द रहता है। 2-3 महीने के बाद भी दर्द रहता है। हाँ, लोग बोलते हैं अच्छा हुआ ऑपरेशन है, एक्सरे अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन पेशेंट जो सेटिस्फाइड नहीं रहता, उसको 2-3 महीने बाद भी लगता है ऑप्टिमल फिजियोथेरेपी करो या कुछ भी करो, फिर भी थोड़ा तो दर्द रहता है। इनका तो कुछ तो सोल्यूशन होना चाहिए ना। कोई आदमी हो ऑपरेशन नहीं कराना चाहता हो, ऑपरेशन डॉक्टर ने बता दिया हो और आपने किया और उसको फायदा हुआ। एक 70 साल के पेशेंट आए थे, उनका घुटने का दर्द बहुत ज़्यादा था। उसको नी ऑस्टियोआर्थराइटिस ग्रेड 4 था, तो काफ़ी जी जी। जगहों में जाके आए थे। डॉक्टर साहब ने बोला था कि आपको घुटने का प्रत्यारोपण करना है, नी रिप्लेसमेंट करना है, लेकिन वो खुद नहीं चाहते थे। उनकी खुद की भावना नहीं थी कि वो मुझे नहीं, मेरा अपना ओरिजिनल जो नी है, मुर्गा है, वही चाहिए। हम्म। पेशेंट की एक्सपेक्टेशन तो रहती है कि हमारा घुटना पहले जैसा हो, लेकिन वो हो नहीं पाता। तो इंजेक्शन के रूप में चाहे जो पेन मैनेजमेंट, क्या क्या चीजें आप लोग करते हैं और उससे क्या क्या बेनिफिट होता है? उसके लिए हम्म। हम किस ग्रेड में है और हम्म। उस किस ग्रेड में है उस अकॉर्डिंगली हम उपचार करते हैं। जैसे अब ग्रेड 1 या 2 रहा या ग्रेड 3 रहा, तो कभी-कभी विस्को सप्लीमेंट बेसिकली ऑयल बेसिक मैकेनिज्म आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस का समझना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर रामेश्वर कुमार के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट गेस्ट हैं जिनको भी दर्द की शिकायत है, किसी भी तरह की दर्द है और वो नहीं चाहते हैं कि किसी ऑपरेशन में जाएं। तो वैसे लोगों के लिए हमारे साथ अभी अवेलेबल है भारत के, इंडिया के बहुत ही मशहूर पेन स्पेशलिस्ट डॉक्टर सुशील टिपनवार। नमस्कार डॉक्टर साहब। डॉक्टर सुशील हमारे नमस्कार। बैचमेट भी हैं, मेरे फ्रेंड्स भी हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज मैं आप इनके साथ पॉडकास्ट कर रहा हूँ। मैं सबसे पहले मैं चाहूंगा अपने ऑडियंस के लिए कि प्लीज डॉक्टर सुशील आप अपने बारे में बताएं कि आप कौन हैं, कहाँ से हैं और क्या काम करते हैं। नमस्कार रामेश्वर जी, नमस्कार सब ऑडियंस को, मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर सुशील तिप्पानार हूँ और मैं एक वेदना निवारण तज्ञ बोलते हैं जिसको, बिना ऑपरेशन के पेन मैनेजमेंट सिस्टम करते हैं उसका मैं डॉक्टर हूँ। और मैं सांगली महाराष्ट्र यहाँ बेस्ड हूँ। काफ़ी साल से मैं ये प्रैक्टिस कर रहा हूँ। जिन लोगों को बहुत सालों से पेन है, जो पेन की शिकायत है, और ये सब पेन का दर्द जो है वो दूर करने के लिए हम बिना ऑपरेशन का ट्रीटमेंट करते हैं, जिसको हम क्रोनिक पेन बोलते हैं। जो 2-3 महीने से ज़्यादा पेन है, सिर में दर्द में बदन में कहीं भी दर्द है, उसका हम इलाज जो करते हैं बिना ऑपरेशन के करते हैं। ये अलग तरह की टेक्नोलॉजी है, अलग तरह का साइंस है, जो अभी अपने इंडिया में, भारतवर्ष में नया है, और वो नई चीजें अभी आ रही है। तो गेले लास्ट 2 to 3 years मैं इस पेन मैनेजमेंट में हूँ, और वो सब बिना ऑपरेशन का मैं आपको आपका दर्द ठीक कर। दैट्स ग्रेट डॉक्टर सुशील हमारे साथ ही हमारे मेडिकल कॉलेज में सेवाग्राम वर्धा में हम लोग साथ में एक बैचमेट थे। सुशील ने एनेस्थीसिया से पोस्ट ग्रेजुएशन किया। मैं जानना चाहता हूं डॉक्टर साहब, डॉक्टर सुशील, कि आप एनेस्थेटिस्ट थे, एक बहुत ही अच्छा कैरियर, क्यों क्या आपको इंस्पायर किया कि नहीं पेन मैनेजमेंट में हमको जाना चाहिए, चाहे लोगों को के दर्द को ठीक करने पे वर्क करना चाहिए? कोई ऐसा स्टोरी जो हमारे ऑडियंस के लिए यूजफुल हो, चाहे हम जानना चाहते हैं प्लीज। बिल्कुल। डॉक्टर रामेश्वर जैसे आप तो बड़ी सर्जन है, तो उनको हम एक साथ पढ़ रहे थे, तो हमेशा वो जब ऑपरेशन करते तो हम अदर साइड में रहते, जैसे फूल देने का काम हमारा रहता था। तो जो फूल देना मतलब जब ऑपरेशन के वक्त उसको दर्द ना हो, ये होना होता है। तो जब भी मैं सोचता था कि ये काम सिर्फ हम टेम्पररी करें, जैसे ऑपरेशन हो गया और ऑपरेशन होने के बाद उसको पेशेंट को दर्द होगा ही, तो उसके लिए भी अलग मैनेजमेंट रहता है। कुछ-कुछ लोगों में, जैसे अभी नी रिप्लेसमेंट है, कुछ लोगों का नी रिप्लेसमेंट डॉक्टर बोलते हैं कि उनका बहुत अच्छा हुआ है ऑपरेशन, लेकिन पेशेंट को तो दर्द रहता है। 2-3 महीने के बाद भी दर्द रहता है। हाँ, लोग बोलते हैं अच्छा हुआ ऑपरेशन है, एक्स-रे अच्छा है, सब कुछ अच्छा है,
लेकिन पेशेंट जो सेटिस्फाइड रहता है, उसको 2-3 महीने बाद भी लगता है ऑप्टिमल फिजियोथेरेपी करो या कुछ भी करो, फिर भी थोड़ा तो दर्द रहता है। तो ऐसे बहुत से पेशेंट मेरे तरफ आते थे। जब मैं एनेस्थीसिया देता था, बोल देता था, तो मुझे लगा कि ये क्या है, इनका तो कुछ तो सोल्यूशन होना चाहिए ना। ऑपरेशन ही एक ही ये नहीं है। अभी तो ऑपरेशन नी रिप्लेसमेंट लास्ट डिकेड्स में या 10-12 साल या 2 डिकेड 20-22 साल में अपने पास आ रहा है अपने अपने। लेकिन उसके पहले तो लोग जीते थे ना। हाँ, तो कुछ ना कुछ तो मैकेनिज्म होगा जिससे हम उनका दर्द है वो बिना ऑपरेशन का कम कर सकते। तो तब मुझे रियलाइज होला 8-10 साल पहले कि ऐसा भी कुछ ब्रांच है जो अपने इंडिया में भी है, लेकिन वो अभी वो प्राथमिक स्तर पे था, उसको हम प्रिमिटिव बोलते हैं। तो मैंने लास्ट 10 साल से मैं खुद का वो स्टडी कर रहा था, अलग अलग कॉन्फ्रेंसेस में जाना, अलग अलग कोर्सेस करना। तो मुझे लगा कि यस, यहाँ अपने को पेशेंट का दर्द कम करना है। दर्द कम करना, इसमें दो चीजें रहती है कि दर्द पूरी तरह कम करना, या कम नहीं हो सकता तो एटलीस्ट 50-60% तो उनको कम करके देना। वो भी बहुत ज्यादा रहता है कभी कभी जब पेशेंट को बहुत ज्यादा दर्द होता है। तो तब मुझे एक ख्याल है कि यस, एज अ एनास्थेसियोलॉजिस्ट, जैसे मैं ऑपरेशन का वक्त दर्द कम कर सकता हूँ या पेशेंट का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा कर सकता हूँ, वैसे ही जहाँ पेशेंट को बहुत महीने से दर्द है वो भी मैं कम कर सकता हूँ। तो इसलिए ऐसे बहुत सी चीजें हैं कि जैसे पेशेंट मेरे पास आने लगे कि डॉक्टर साहब ऑपरेशन हो गया फिर भी दर्द है, तब मुझे मोटिवेट हुआ कि यस, उन लोगों के लिए मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और उसकी वजह से मैं ये पेन मैनेजमेंट में आया। बहुत बहुत ही अच्छा डॉक्टर सुशील। एक्चुअली मैं भी खुद भी एज ए मैंने सेव द नी मिशन करके एक हमारी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें हम लोग वर्क करते हैं, और इसमें हमारा मिशन है कि मुझे 1 मिलियन यानी कि 10 लाख लोगों के घुटने बचाने हैं बिना दवाइयों के, साइड बिल्कुल इफेक्ट्स के और बिल्कुल, बिना बहुत ऑपरेशंस के। बहुत ही अच्छा उपक्रम इसमें है। हम लोग वर्क करते हैं। और अभी तक हमारे साथ लगभग 3 लाख से ज्यादा लोग ऑनलाइन हमारे इस चीजों से जुड़ चुके हैं, और इसका फायदा ले चुके हैं। मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ, ये आपका अनुभव कि आपने भी ऐसे पेन मैनेजमेंट के बहुत सारे पेशेंट्स का इलाज किया होगा, घुटने के दर्द के, कमर के दर्द के। तो कोई ऐसी स्टोरी, कोई ऐसी वाकया कि कोई आदमी हो ऑपरेशन नहीं कराना चाहता हो, ऑपरेशन डॉक्टर ने बता दिया हो और आपने किया और उसको फायदा हुआ, चाहे उसके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, ऐसा कोई आपकी आपकी कोई याद में कोई स्टोरी है तो मुझे प्लीज ऐसे ऐसे दर्शकों को। बहुत बहुत सी स्टोरी है, लेकिन मैं हम्म, आपको एक स्टोरी बता देता हूँ। जैसे मेरे पास एक 70 साल के पेशेंट आए थे, उनका घुटने का दर्द बहुत ज्यादा था। तो अब जैसे आप बोलते हैं कि उसको नी ऑस्टियोआर्थराइटिस ग्रेड 4 था। तो काफी जी जी। जगह में जाके आए थे, डॉक्टर साहब ने बोला था कि आपको घुटने का प्रत्यारोपण करना है, नी रिप्लेसमेंट करना है। तो लेकिन वो खुद नहीं चाहते थे, उनकी खुद की भावना नहीं थी कि वो मुझे नहीं, मेरा अपना ओरिजिनल जो नी है, मुर्गा है, वही चाहिए, मुझे वो चेंज नहीं बिल्कुल। करना है। तो हम्म, मैंने बोला ठीक है। मैंने उनका एक्सरे देखा, मेरे पास सोनोग्राफी मशीन थी, उसके साथ मैंने टेस्ट करके उनको बता दिया कि यस, मैं उनका दर्द कम कर सकता हूँ। और उसके लिए हमने जो यूएसएफपी की जो अप्रूव ट्रीटमेंट है, फुल रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन ऑफ जेनिकुलर नर्व बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है कि उसमें जो सेंसरी नर्व, उसके इसका मतलब जो पेन कैरी करते हैं, वो उसका हम सिर्फ उसको मॉड्यूलेट करते हैं, न्यूरो मॉड्यूलेशन बोलते हैं, वो ट्रीटमेंट हम करते हैं। तो उससे करने के बाद मरीज को 1.5-2 साल या काफी 3-4 साल उसको फर्क पड़ता है, काफी फर्क पड़ता है। तो ये एक पार्ट हो गया मेरा। सेकंड पार्ट, मैंने हम्म, उनको बोला कि मैं तो 50% काम मैं करूंगा, बाकी 50% काम आप करोगे। तो आपके अच्छा। 50% काम में क्या है कि जब हम्म, आपका घुटना खराब हुआ है, इसके साथ ये समझ लेना कि घुटने का ऊपर की हड्डी, नीचे की हड्डी और उसको हम्म, पकड़ने वाले जो मसल्स रहते हैं, उसमें भी ताकत कम हुई। तो उसके जी लिए जी। आपको ताकत बढ़ानी है, इसके लिए आपने हम्म, सप्लीमेंट्स लेना है। आप तो आपके हम्म, वेबिनार में, मैंने आपका वेबिनार भी अटेंड किया है, डॉक्टर होके भी अटेंड किया कि क्या आप क्या बताते हैं इससे, तो वो भी है, आप जो देते हैं वो तो लेना ही है। उसके साथ ही हम्म, उनको फिजियोथेरेपी का जो मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ाना है, तो वो भी नहीं हम्म, करना। तो उनका हम्म, 50 to 70% जो पेन था वो एक हफ्ते में ही कम हुआ। उसके बाद अभी रेगुलर हम्म, फॉलोअप चल रहा है। अभी ऑब्वियसली हम्म। 1-2-3 साल तक चलेगा। कब कब मैं बोला कि ये ज्यादा भी चल सकता है अगर आपने थोड़े अपने मॉडिफिकेशन किया था। जैसे आपको पता है और कि क्या आप मॉडिफिकेशन करना है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल बिल्कुल एक 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 अगर किसी मरीज को
अगर 4-5 साल पेन फ्री उसको लाइफ मिल जाए, और वो भी बिना किसी दवाई खाए और बिना ऑपरेशन किए, तो ये बिल्कुल डेफिनेटली स्टेज 4 में तो अधिकतर सर्जन, जैसे हम लोग देखते हैं जो ऑर्थोपेडिक सर्जन, कि कहीं भी स्टेज 4 आर्थराइटिस हो गया, डॉक्टर यही बोलते हैं कि ज्वाइंट रिप्लेसमेंट करा लो, ज्वाइंट रिप्लेसमेंट करा लो। और लेकिन डॉक्टर अगर साहब ये भी है कि ग्रेड 4 करने के बाद भी कुछ कुछ मैं 2-3 साल से जब प्रैक्टिस कर रहा था, वो भी आते लोग हम्म कि हमारा घुटने का ऑपरेशन हो गया, फिर भी दर्द नहीं जा रहा, तो उसके लिए बिल्कुल क्या कर बिल्कुल बिल्कुल। सकते हाँ बिल्कुल, 20% केसेस में तो एक्चुअली बहुत अच्छी जगह पे भी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट कराने के हैं? बाद यस से यस। प्रॉब्लम थोड़ा रह ही जाता है, और इतना खर्चा होने के बाद से तो ये बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है, और और इसके लिए पेशेंट के रियली। लिए एक बहुत बड़ा वो मन का एक मेंटल ब्लॉक रहता है, क्योंकि वो हम्म। पेशेंट की एक्सपेक्टेशन तो रहती है कि हमारा घुटना पहले जैसा हो, लेकिन वो हो नहीं पाता, तो तकलीफ देता है वो। एक्चुअली घुटने की तकलीफ बहुत ही कॉमन है 40 बरस 50 बरस के बाद में। तो क्या क्या मने, जैसे अब हम लोग तो अपने मरीजों को बहुत सारी चीजें, जैसे हम लोग एक्सरसाइज कराते हैं, मेडिटेशन कराते हैं, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कराते हैं, एक्सरसाइज से स्ट्रेंथनिंग कराते हैं, फिर से हम लोग वेट कम करने के लिए बताते हैं, कैसे घुटने पे जोड़ कम पड़े, नीचे बैठना उठना, सीढ़ी चढ़ना उतरना बंद कराते हैं। यस लेकिन यस। इसके साथ साथ, क्योंकि ये तो बेसिक चीजें हैं, इसके साथ साथ इंजेक्शन के रूप में चाहे जो पेन मैनेजमेंट, क्या क्या चीजें आप लोग करते हैं, और उससे क्या क्या बेनिफिट होता है? तो बेसिकली डॉक्टर रामेश्वर की घुटना जो आपका ऑस्टियोआर्थराइटिस किस स्टेज में है, उसके ऊपर बहुत सा सारा डिपेंड रहता है। अभी तो हमने ग्रेड 4 की बात की है, उसके लिए मैंने आपको बता दी, लेकिन ग्रेड 4 मैंने एडवांस स्टेज एडवांस आर्थराइटिस, स्टेज है जिसमें क्या? जिसमें ऊपर का हड्डी और नीचे का हड्डी सट गया है, और और, ज्वाइंट बिल्कुल डैमेज हो चुका और है। तुम्हारा डिफॉर्मिटी हो गया, पैर हाँ, ऐसा घुटना पूरा टेढ़ा भी हो गया है, टेढ़ा हो घुटना गया, टेढ़ा भी हो गया, हाँ। और हम्म। उसमें तुम्हारा थोड़ा लिमिटेड मूवमेंट है उसको, तो मूवमेंट लेकिन अब, पूरा नहीं। हाँ, तो हम्म अभी ग्रेड 2-3 में जब आते, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, जब ग्रेड 2 या 3 में ज्यादा आते हैं, ग्रेड 1 में नहीं आता, तो हम्म उसके लिए हम्म हम किस ग्रेड में है, और हम्म उस किस ग्रेड में है उस अकॉर्डिंगली हम उपचार करते हैं। जैसे अब ग्रेड 1 या 2 रहा, हम्म या ग्रेड 3 रहा, तो कभी कभी विस्को सप्लीमेंटेशन, बेसिकली ऑयल, बेसिक मैकेनिज्म आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस का समझना चाहिए। तो उसमें क्या होता है कि जो हड्डी के ऊपर जो कवर रहता है जॉइंट में, उसको हम हम्म कार्टिलेज बोलते हैं, तो हम्म उसमें से उसका मेन फंक्शन है कि लुब्रिकेटिंग फ्लूइड वो बनाता है। तो हम्म जैसे उसकी डिजेनरेट होता है, चीज हम्म होती है, उसको बोलते हैं कि वो 3 to 4 मिलीमीटर का जो लेयर रहता है, या 2 to 3 लेयर का, वो कम हो जाता है, जो हम सोनोग्राफी में देखते हैं, एमआरआई में भी आप देख सकते हैं। और वो तो उससे क्या होता है कि लुब्रिकेटिंग फ्लूइड कम होता है, तो लुब्रिकेशन कम होता है। जब जैसे तुम वो घुटने पे चलते हो, उस पर दबाव आता है, तो वो दर्द देने लगता है। तो जैसे पेशेंट अपने पास आता है, तो उसको कौन से ग्रेड में है, उसके हिसाब से हम उसको बताते हैं कि आपको विस्को सप्लीमेंटेशन या ऑयल लाना है, जो आर्टिफिशियल ऑयल मिलता है, तो उसका भी ग्रेड 2 ग्रेड 3 में अच्छे रिजल्ट है, काफी 2-3 साल तक उसका अच्छा इफेक्ट रहता है। जो और हाइलोरॉनिक एसिड इंजेक्शन। जैसे उसको विस्को सप्लीमेंटेशन, और हाँ हाँ हाँ। और एक है कि अभी जो पीआरपी ट्रीटमेंट है, काफी चर्चा में है, जिसको हम बोलते हैं कि रीजनरेटिव हम्म रिजेन्युएशन बोलते हैं। तो हम्म बेसिकली रिजेन्युएशन क्या होता है कि जो आपको ऊपर का जो कार्टिलेज रहता है, तो एक मिनट में आपको हम्म। बोल देता हूँ, बस है इसमें, दिख रहा है आपको? हाँ हाँ, जी जी जी। अभी थोड़ा ये सा ऊपर उठा लेंगे तो बाकी ऑडियंस को भी ऐसे। बहुत यस, अच्छा, हाँ। तो बेसिकली ये घुटना है, तो ऊपर हम्म की हड्डी है, नीचे की हड्डी, ये जो कवर है, तो उसमें दो हम्म कलर आपको दिख रहे हैं, एक ब्लू कलर और रेड कलर। जो हम्म ब्लू कलर ही नॉर्मल कलर है, जो उसको थ्री हम्म फोर मिलीमीटर का जो रह रहता है, और ये जो हम्म रेड कलर हो, उसका चीज हुआ है और डीजनरेशन हुआ है। तो अभी भी हम्म ग्रेड 3 वाला जैसा लगेगा, वो उसमें है। तो उसमें क्या हम्म करेंगे कि हम इसको ही रीजनरेशन का एक प्रोसेस रहता है, तो उसके लिए हम हम्म उसको क्या बोलते हैं कि प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। तो बेसिकली क्या हम्म रहता है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, और वो क्यों यूज कर सकते हैं, हम्म तब मैकेनिज्म आपको मैं बोलता हूँ। तो हर एक के अपने खून में डब्ल्यूबीसी आरबीसी और हम्म प्लेटलेट्स रहते हैं। तो बेसिकली हम्म प्लेटलेट का काम क्या रहता है, जब आपको कुछ जख्म होती है, कुछ होता है, तो वो खून आता है, लेकिन 2-3 मिनट के बाद वो खून चपक जाता है, उसको खून की एक जाली बन जाती है, तो उससे खून आना बंद हो जाता है। वो जो जाली बनती है, उसको हम प्लेटलेट की जाली बोलते हैं। वहाँ प्लेटलेट सब एक साथ आते हैं, एग्रीगेट होते हैं, और वहाँ आने के बाद क्या, प्लेटलेट में जो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, ग्रोथ फैक्टर। जैसे जो हुई चीज है वो भर के लाने के लिए उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन आप देखेंगे, आपको कुछ लगा,
मार दिन लगा तो 2-4 दिन में अपने आप वो ठीक हो जाता है। तो बॉडी हाँ, में मैंने वो अपना प्लेटलेट्स में ही हीलिंग की पावर होती है। हीलिंग पावर है, तो हाँ नेचुरल प्रोसेस है वो, हाँ हाँ। अपनी खुद की बॉडी का वो नेचुरल प्रोसेस है। ये जो तो वही नेचुरल, हाँ, वो नेचुरल जो प्रोसेस को। प्रोसेस, हाँ, जो गुडघे में वो नेचुरल प्रोसेस नहीं है कि वहां उतना ब्लड का सप्लाई, खून का सप्लाई नहीं जा सकता। तो हाँ हाँ वहां जो चीज हुई है उसके लिए हम क्या करेंगे, पेशेंट का खुद का ब्लड लेंगे, ठीक है। हाँ हाँ उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ हाँ। कि उसके क्या प्रोसेस है। तो हम क्या करेंगे, जैसे आपको दिख रहा है, जी जी जी। हाँ, हाँ, थोड़ा सा इधर है ऐसे, हाँ बहुत अच्छा। तो देखो, हाँ। हम ये पेशेंट का खुद का ब्लड ले रहे हैं, बीस हम्म बाईस एम एल ब्लड लेंगे, ठीक है, ब्लड हम्म कलेक्ट किया, ये हम्म सेंट्रीफ्यूज मशीन है, मशीन में हम्म सेंट्रीफ्यूज किया, तो आप देख हम्म सकते हैं नीचे जो है वो हम्म डब्ल्यूबीसी आरबीसी चिपक जाते हैं, हम्म और हम्म ऊपर जो हम्म, रहता है उसको प्लाज्मा बोलते हैं। उसमें से जो पीला पीला दिख रहा पीला पीला दिख रहा है, है। और उसमें से नीचे का जो पार्ट रहता है उसमें है सब प्लेटलेट बैठ जाते हम्म। हैं। तो 20-22 ml में से हम जो प्लेटलेट एक साथ लेते हैं उसकी हम्म क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है। हम उसको हम्म। बोलते हैं 3 to 4 या प्लेटलेट। 5 बिलियंस बोलते हैं, करोड़ में आ हम्म। जाएगा इतना। हम हाँ कॉन्सेंट इसीलिए बोलते हैं प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। हाँ हाँ। प्लाज्मा ऊपर का पोर्शन वो प्लेटलेट वो रहता है, नीचे में पूरी तरह से पैक्ड रहता है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। तो क्या हम्म, करेंगे कि ये हम अपने वो उस पेशेंट के जो ग्रेड 2 ग्रेड 3 है उनके घुटने में डालेंगे, तो उससे क्या होगा कि वहां जाके ये प्लेटलेट वो ग्रोथ फैक्टर, हीलिंग पावर। हाँ हीलिंग पावर चालू करेंगे। तो अच्छा अच्छा। टिपिकली क्या होता है, हीलिंग पावर एक दो दिन का नहीं रहता, इट टेक्स टाइम्स, एक हम्म। दो महीने का वो रहता है। तो इमीडिएटली डालने के बाद ऐसा होगा कि सडनली आपका अच्छा हुआ, मिरेकल हुआ, ऐसा नहीं होता, इट टेक्स टाइम। 1-2 महीने, कभी कभी 3-4 महीने भी लग सकते हैं। और एक बार करना है, 2 बार करना है, जितनी आपकी चीज हुई है उसके ऊपर से हम वो डिसाइड करते हैं। तो दिस इज कॉल्ड प्रोलोथेरेपी या प्लेटलेट रिस्क, इट इज पार्ट ऑफ प्रोलोथेरेपी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो यानी कि हमारे ब्लड में खुद में ही हीलिंग पावर रहता है, क्योंकि घुटने में वो हीलिंग पावर नहीं पहुंच पाता है, तो अलग से ब्लड को ट्रांसफ्यूज करके और हीलिंग पार्ट वाला जो प्लाज्मा रहता है जिसमें प्लेटलेट्स ज्यादा रहते हैं, पहले उसको निकालते हैं और उसको निकाल के घुटने में डाल देते हैं। और इससे घुटने का जो कार्टिलेज डैमेज हो रहा है वहां पे जाके उसको हीलिंग को बढ़ाता है। तो बहुत ही अच्छा आपने बताया पीआरपी के बारे में। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों का ये डाउट रहता है, और इसको जरूरत पड़े तो एक सिटिंग चाहे दो सिटिंग, डिपेंडिंग अपॉन कि कितना उसको रिलीफ हो रहा है उसको। और एक आपने ये भी बहुत अच्छी चीज बताई कि पीआरपी का इंजेक्शन का रिजल्ट तुरंत ही नहीं मिलेगा। हो सकता है कि आप इंजेक्शन लिए कुछ दिन बाद, हो सकता है 2 महीना 3 महीना लगे, लेकिन ये इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। आपको क्या बने, आपका तो आप करते हैं, क्योंकि मैं करता नहीं हूँ, पीआरपी देता नहीं हूँ। तो आपका क्या एक्सपीरियंस है, आपने दिया होगा, कितने दिए, क्या एक्सपीरियंस है आपके? मैं तो बहुत सारे दिए, हंड्रेड्स, 200 के ऊपर हो गए हैं। बेसिकली क्या है कि प्लेटलेट का सबसे बड़ा एडवांटेज मैं बताता हूँ कि पेशेंट का खुद का ब्लड रहता है, अच्छा, मैंने खुद का ऑटो ऑटोजोन ऑटोनल, जिन्हें। उसमें बाकी हाँ, कुछ कुछ बाकी इन्फेक्शन बाहर का कोई चीज ही नहीं है। हाँ। नहीं है। तो वो आप बहुत वही असेप्टिक प्रिकॉशन से हम करते हैं, असेप्टिक हम्म आप बोल सकते हैं कि अच्छी तरह बिना इन्फेक्शन का हम कर सकते हैं। तो हम्म मेरा जो हम्म एक्सपीरियंस है वो बोलता है कि ग्रेड 2 ग्रेड 3 में बहुत अच्छी तरह कारगर साबित होता है, और उसका हम्म 1 या 2 सेटिंग करने के बाद कम से कम 2-3 साल पेशेंट को अच्छा लगता है। हम क्या बोलते हैं कि जब तुम ग्रेड 2 या ग्रेड 3 में हो या ग्रेड 3 में हो, इससे क्या होगा कि तुम ग्रेड 3 में ही रुक जाते हो, तुम ग्रेड 4 जाने से बच सकते हो अगर वो तुम ग्रेड 3 में अच्छी तरह ट्रीटमेंट करो। तो हम हमेशा, हम्म। मैं ग्रेड 4 पेशेंट को बोलता हूँ कि जब आना है मेरे पास, ग्रेड 3 इज आइडियल टाइम कि आपका हाँ, मैं घुटना बदलने से रोक सकता हूँ। मेरी बहुत सही बहुत। मायने में पेन मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट अगर मैं हूँ तो मेरा ये है कि आपको ग्रेड 4 जाने से मैं बचा सकता हूँ। तो अगर बहुत वो बहुत। हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको पहले आना पड़ेगा। इसलिए हम हम्म बोलते हैं कि जैसे रूटीनली पेशेंट कार्डियक का रूटीन चेकअप करते हैं 6 महीने में, साल में, वैसे घुटने की तरफ, क्योंकि घुटना है सबसे बड़ा नंबर 1 कॉज है क्रोनिक पेन का, हम्म तो हम्म उसमें की तरफ भी लोगों ने ध्यान देना चाहिए। जैसी भी दर्द होता है, कभी भी दर्द होता है, आप दिखा दो एटलीस्ट, हम्म हम्म तभी तो आपको पता चलेगा कि बाबा यहाँ कुछ कर सकते हैं। ग्रेड 3 से 4 जाने में हम अवॉइड कर सकते हैं, उसको हम ग्रेड 3 में रखें, और उससे कि आपका दर्द तो कम होगा, लेकिन
ऑपरेशन जाने से भी बच सके। सेकंड पीआरपी का मैं बोलता हूँ कि इसका इफेक्ट कितना दिन रहता है, ये आपका नेक्स्ट सवाल वही होगा। तो हम क्या बोलते हैं कि 1 या 2 सेटिंग की है तो उसको 1-2 साल तो आराम से चल जाता है। लेकिन हम क्या रेकमेंड करते हैं कि 1-2 साल तो आप घर पे चुप नहीं बैठने वाले, आप चलने वाले हो, सब कुछ करने वाले, तो उसका मतलब कि वो थोड़ी चीज होती रहेगी। जिस ही या डिजनरेशन ये तो कंटिन्यूस चलता रहेगा। हम बोलते हैं 1-2 साल में एक बार आप पीआरपी कर लो, सिर्फ एक सेटिंग, तो वो जो भी 1-2 साल में जो भी उसको चीज हुई है, डैमेज हुआ है, डैमेज वो रिकवर हो जाएगा। रीजन 100% वैसे नहीं होगा, लेकिन जो भी होगा वो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो उससे आप क्या बिल्कुल होगा कि बिल्कुल। नेक्स्ट स्टेज में जाने से आप बच सकते एक्चुअली एक चीज और भी कि केवल आप लोग जैसे पीआरपी ही बताते हैं कि इसके साथ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी, वेट कम करना, इसको तो आप एम्फेसिस हैं। देते मैं ही तो होंगे सभी। हमेशा बोलता हूँ पेशेंट को 50% का मेला है, 50% आपको ही करना है। ये तो सिर्फ मैं आपको दर्द कम करके दे रहा हूँ, लेकिन आपको इसको लंबा समय के लिए रखना है। तो आपको जैसे आप बोल रहे थे लाइफ टाइम मॉडिफिकेशन है, फिजियोथेरेपी है, जैसे मैंने बोला कि हड्डी को और मसल को तो स्ट्रेंथ करना ही है, उसमें देयर इज नो ऑप्शन। तो वो जैसे आप बोल रहे थे कि नी रिप्लेसमेंट के बाद में 20% लोग इसी में कैटेगरी में आते हैं कि जिनको वो पहले ना खुद ऑपरेशन का के पहले काम नहीं ध्यान कर। नहीं दिया जाता, इस हाँ चीजों पे ध्यान बिल्कुल नहीं दिया जाता। बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज और भी, क्योंकि बहुत ही कॉमन है हमारे देश में, स्टेरॉइड्स का इंजेक्शन देते हैं और अभी नया नया ओजोन इंजेक्शन भी देते हैं, तो इनका क्या रोल है और ये कब यूजफुल होता है घुटने के दर्द के मरीजों के लिए? स्टेरॉइड का रोल अगर आपको पता होगा कि इन्फ्लेमेटरी आता है जैसे संधिवात या इन चीजों में, क्योंकि वहाँ हम्म कंटिन्यूस इन्फ्लेमेशन रहता है। हम जो बात हम्म कर रहे हैं तो जो एज रिलेटेड डिजेनरेटिव है चीज हुई है उसमें है, उसमें हम्म स्टेरॉइड का इतना ज्यादा रोल नहीं है। हम्म। लोग देते हैं, एक आधा शॉट दिया तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो ठीक है। हाँ, बहुत ज्यादा सूजन है, आपको दवाई लेके कम नहीं होता तो आप एक आधा स्टेरॉइड का शॉट दे सकते हैं, लेकिन आइडियली स्टेरॉइड्स का टेम्पररी बेनिफिट है। हाँ ये कुछ हफ्तों का। कुछ हफ्तों का। और ओजोन थेरेपी का वो कैसे वर्क अभी करता है और ओजोन थेरेपी का एक है कि वो एंटी इंफ्लेमेटरी, जैसे सूजन है वो कम करती है। और सेकंड पार्ट है कि जैसे हमने पीआरपी ग्रोथ फैक्टर दी है, इसी की तरफ से वो क्रोनोथेरेपी का काम भी करती है, जिसकी हीलिंग का काम करती है। तो अच्छा अभी अच्छा। गुर्गे नी में मैंने मेरा इतना ज्यादा ओजोन का एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन वो भी अच्छा है। जितने भी मैंने कम पेशेंट किए, लेकिन उसमें भी अच्छा है, जिसमें अगर आपको बहुत सूजन है और उसमें आप स्टेरॉइड नहीं डालेंगे तो उसका वजन का अच्छा इफेक्ट उसमें आता है। अच्छा, तो एक हम बिना ऑपरेशंस के और बिना लाइफस्टाइल और बिना कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट के बीच में जो ये 3-4 ट्रीटमेंट है, जिसमें ओजोन हो गया, पीआरपी हो गया, स्टेरॉइड इंजेक्शन हो गया, हाइड्रोलॉनिक एसिड इंजेक्शन हो गया, तो इसमें किसी का कोई स्पेसिफिक इंडिकेशन कि इस केस में आप ये डालते हैं, इस केस में ये डालते हैं, ऐसा कुछ है कि और ये जो भी ट्रीटमेंट है इसके कॉस्ट अंदाजन कितने होते हैं, माने एक सिटिंग का कॉस्ट कितना पड़ता है मरीज को? तो बेसिकली क्या रहता है कि ग्रेड वाइज से कौन से ग्रेड में उसके अकॉर्डिंगली हम करते हैं। तो हम्म ग्रेड 2 ग्रेड 3 में हम हाइड्रोनिक एसिड डालते हैं या पीआरपी करते हैं। मुझे लगता है हम्म कुछ हजारों में उनका खर्चा आता है, लाखों में नहीं, बिल्कुल नहीं जाता। तो उसमें मुझे हम्म। लगता है आजकल हाइड्रोनिक एसिड भी सस्ते में मिलता है, 10-15 हजार तक उसका खर्चा आता है, या 20 हजार तक अगर अच्छा फॉरेन कंपनी का लो तो 20 हजार तक है। पीआर मतलब का पर सिटी के 15 से 20 हजार रुपया खर्चा पड़ता दस है। पंद्रह हाँ। हजार के आसपास। पीआरपी का भी वैसा ही है। पीआरपी में अगर अलग अलग चीजें हैं कि ट्यूब हम्म वाला यूज कर रहे हैं या फॉरेन वाला यूज कर रहे हैं, थोड़ा उसमें फर्क पड़ता है। अब क्योंकि उसमें ये फर्क पड़ता है कि उसमें प्लेटलेट की क्वालिटी में भी फर्क पड़ता है। तो वो उस हिसाब से 10-15 हजार के आस में, कभी 20 हजार तक भी जा सकता है, अगर आप अच्छा क्वालिटी का वो किट ले लो, उसका हाँ कॉस्ट हाँ क्या रहेगा। तो ये हाँ 10-15 हजार में मोस्टली ऑफ टाइम हो जाता है। और रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन जो मशीन है वो थोड़ा कॉस्टली रहती है, उसको उससे एसेसरीज रहते हैं। तो वो हमारे टायर 2-3 सिटी में मुझे लगता है 25-30 हजार तक आता है। मेट्रो सिटीज में तो उसका खर्चा ज्यादा आएगा। यानी हम अपने आम दर्शकों के लिए बताना चाहें पूरा चीजों को समराइज करके, तो स्टेज 1, 2 और 3 में, ज्यादा से ज्यादा 3 में हम लोग पीआरपी, चाहे ओजोन, चाहे हाइड्रोलॉनिक एसिड इंजेक्शन देते हैं। और स्टेज 4 अर्थराइटिस हो गया तो आप रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेजन देते हैं। और इसके कॉस्ट भी आपने बताया, लेकिन ये जो भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, लेकिन एक चीज को तो देखना ही है कि घुटने को बचाना है आपको। लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन, एक्सरसाइज करना, वजन कम करना,
ये सारी चीजों पे तो ध्यान देना जरूरी है। जैसे आपने बहुत ही अच्छा बताया कि 50% काम आपने कर दिया, लेकिन 50% एज ए पार्ट ऑफ पेशेंट उसको अपना खुद भी करना है। कितना भी आप कर देंगे, अगर उसने सामने में मरीज ने खुद ध्यान नहीं दे रहा है तो उसको दिक्कत होगी। तो बहुत ही अच्छी जानकारी मुझे लगता है कि हमारे ऑडियंस, क्योंकि हम मैं बहुत सारे घुटने के मरीजों का इलाज करता हूँ और ये सवाल बहुत सारे लोग पूछते हैं, तो इसके लिए मैं रियली धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपका और नेक्स्ट मेरा मोटो सेम है डॉक्टर साहब, हाँ, घुटनों को एक्चुअली देखिए बचाना। एज ए सर्जन मैं तो खुद भी नी रिप्लेसमेंट करता हूँ, लेकिन मुझे इंटरेस्ट है। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग हैं, नहीं, हमारा ग्रेड देश तो 4 एक में है गरीब। तो नी रिप्लेसमेंट करना कोई बात नहीं, हमको चाहिए कि ग्रेड 3 में से 4 को जाके बचाना और घुटने को हाँ, बचाना, ये अपना। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक चीज और भी मैं बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोग, जैसे आप भी बताए ना, कि स्टेज 4 में है, नहीं कराना चाहते हैं, डर लगता है, नहीं पैसा है, या फिर उसको मेडिकल प्रॉब्लम है, तो क्या उसको छोड़ थोड़े देंगे? कुछ ना कुछ तो करना एग्जैक्टली, पड़ता है। वो हाँ। मेरा भी यही रहता है। ग्रेड 4 में मैं हमेशा बोलता हूँ, आप हम्म दर्द क्यों सहन कर रहे हो? आपको दर्द हम्म। कम हो सकता है, और कितने हम्म। दिन आप दवाई लेते रहोगे, कितने साल दवाई लेते रहोगे, आपके पास दूसरा उपचार है जिसमें आप दवाई बंद कर सकते हो, और कुछ महीने और कुछ सालों के लिए एक कारगर उपयोगी होता है उपचार। तो इसके लिए ग्रेड 4 में तो एक और सवाल था इसी से पिया इसमें रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन से, कि स्टेज 4 अर्थराइटिस है, और उसमें एक्चुअली करते क्या है कि सेंसेशन को ही खत्म कर देते हैं, दर्द की सेंसेशन ही नहीं जाती। तो एक ऐसा नहीं होता क्या कि सेंसेशन नहीं, क्योंकि दर्द एक अच्छा चीज है, दर्द एक तरह से प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। कहीं ना कहीं दर्द खत्म होने के कारण से और भी घुटना मरीज खराब कर लेता हो, चाहे इससे और डैमेज हो जाता हो, ऐसा तो नहीं कि नहीं, ये बहुत मैं। अच्छी चीज आपने बोली, क्योंकि ये बहुत मिसकंसेप्शन है उसको बोलते हैं। क्यों क्या होता है, मैं अभी एक मॉडल की तरफ आप बोलता हूँ, मोस्ट ऑफ द ये जो तुम्हारा घुटना है, तो आगे हम्म का जो पार्ट घुटने का रहता है उसमें कार्टिलेज रहता है, और जो हम्म ऊपर की हड्डी रहती है उसका कार्टिलेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नीचे की हड्डी से। तो हम क्या हम्म करते हैं कि घुटने के लिए जो भी उसको नर्व्स बोलते हैं, उसको हम्म काफी सारे नर्व्स रहते हैं, मे बी 10-15 साल है, 20 नर्व्स रहते हैं। हम हम्म सिर्फ उसमें 3 या 4, मैक्सिमम 5 नस का इलाज करते हैं। तो जो हम्म सिर्फ ये कार्टिलेज को सप्लाई कर रही है, सप्लाई कर हम्म रही है, इसका मतलब उसमें से जो जो दर्द होता है वो वहां से लेके अपनी स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन की तरफ जा रहा है, उसी को हम इलाज करते हैं, बाकी किसी को भी हम टच नहीं करते। तो इसलिए आप बोलते हैं कि पूरा तरह से पेन चला जाएगा, नहीं, इसमें से सिर्फ स्पेसिफिक टारगेटेड अप्रोच रहता है, इसलिए पूरा नी को कुछ प्रॉब्लम नहीं आता। अच्छा अच्छा, आपका मतलब चलिए ये है बहुत। कि सिर्फ ये छोड़ के और कुछ नी में होगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा, ऐसा नहीं होता। नहीं नहीं नहीं, ये हमारा ये भी था कि अगर बिल्कुल पेन खत्म हो जाए, नर्व सेंसेशन, घुटने का ही दर्द खत्म हो जाए, तो मरीज मैंने देखा है कितना बार और खराब कर लेता है, नहीं उसको नहीं लगता है कि नहीं नहीं, इसमें जो पेन है वो जो कार्टिलेज का डिजेनरेशन है उसके रिलेटेड ही पेन कम होता है, और वो भी हम उसको 50 to 70% को कम होता है, बाकी तो पूरा हम नहीं हो सकता टोटली पेन गया और उसको कुछ पता नहीं चल रहा है, ऐसा नहीं होता। जैसे हम उस शॉर्टकट जॉइंट के बारे में बोल रहे हैं, टोटली नम हो जाएगा, कुछ पता नहीं चलेगा, ऐसा नहीं होता। अच्छा, इसका इफेक्ट कितना कितना दिन तक रहता है? 2-3 साल तक? हाँ, ऑन एन एवरेज हम बोलते हैं 1 या 2 साल का एवरेज रहता है। कोई बेसिकली कैसे होते हैं, हम इसमें नर्व्स नर्व्स की रेडियो फ्रीक्वेंसी का लेजर, तो अगर वो नर्व्स फिर से एक साथ जुड़ जाती है, हाँ तो हाँ। उसमें किसी में एक साल रहता है, किसी में 2 साल रहता है, तो वो इंडिविजुअल वेरिएबिलिटी देती है। एक और समस्या है जो अभी तक हम लोगों ने घुटने की बात की, एक कुल्हे की हड्डी जिसे फीमोरल हेड बोलते हैं, उसमें एवियन हो जाता है एक्चुअली, जिसमें उसमें खून की सप्लाई कम होने से वो सूखने लगता है हेड, और ये बहुत ही कॉमन है। नॉर्मली उसका ये है कि भाई ये रिवर्सिबल डिजीज है, एक बार शुरू हो गया तो होगा ही, और धीरे धीरे घुटना कुल्हा खराब हो जाता है। बाद में एवियन के कारण से उसका एक ही उपाय लास्ट में बचता है कि ज्वाइंट रिप्लेसमेंट करना, चाहे ऑपरेटिव ट्रीटमेंट करना। तो इसमें क्या बिना ऑपरेशंस के भी कोई ऑप्शंस है क्या, और क्या ऑप्शन है और कितने कारगर है? आपने जो जिसके बारे में जिक्र किया कि ये कोरोना के बाद बहुत सारे हम्म 20-30 साल के नौजवान, 40 साल के नौजवान हमारे पास आ रहे हैं, जिनको हम डायग्नोस करते हैं, एवियन हिप बोलते हैं। जैसे आपने हम्म बोला कि वहाँ का उसका खून का सप्लाई पूरा रुक गया है और उसकी वजह से उनको तकलीफ हो रही है। तो अभी उसमें अभी तक तो ऐसा था कि बाबा वो कौन से भी ग्रेड हो उसको निकाल के उसमें आर्टिफिशियल डाल देना, हिप रिप्लेसमेंट कर देना। लेकिन अभी हमारी तरफ क्या है कि जैसे हमने नी में बोला कि उसमें हम एक कर सकते हैं कि उसमें हम रेडियो फ्रीक्वेंसी या लेजर की ट्रीटमेंट कर सकते हैं, वो एक ऑप्शन हो गया। सेकंड ऑप्शन मैंने अभी नी में बताया, उसी की तरफ से उसको
उसको हम ऑयल डाल सकते हैं, उसको हाइलोनिक एसिड बोल सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन अभी लास्ट 2-3 इयर्स में अभी आ रहा है कि उसको ओजोन उसमें डाल के उसको जॉइंट को खोल देना। तो उससे क्या होगा कि जो जॉइंट पूरा तरह चिपक गया है, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो रहा है, सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं कि वो हेड का एविन हो गया, उसको खून नहीं जा रहा है, वो जैसे आप बोल रहे कि पूरी तरह से उसमें खून बिल्कुल नहीं है, तो उसमें हम जॉइंट में भी ओजोन डाल सकते हैं, हाइलोनिक एसिड डाल सकते हैं। और मैंने ऑलरेडी बोला कि अगर पेन बहुत ज्यादा है तो उसको हम रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन कर सकते हैं। इस ये छोड़ के भी आजकल कुछ नए आ रहे कि मेजर एटो हीमोथेरेपी होते हैं, जिसमें हम अब चलते हैं हम लोग दूसरा एक सेक्टर में, घुटने के मरीजों का। तो हम लोग ये एक और भी बहुत ही कॉमन सवाल है जिसके लिए बार बार यूट्यूब पे चाहे हमारे पेशेंट भी पूछते रहते हैं कि सर, अगर कूल्हे का घुटना ज्वाइंट जो है सूखने लगे, जिसको एवियन बोलते हैं, ये वैस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ फीमोरल हेड, जिसमें फीमोरल हेड को ब्लड सप्लाई कम होने से वो सूखने लगता है, तो लास्ट में उसका एक ही उपाय बचता है कि उसको ऑपरेशन करना पड़ता है, धीरे धीरे वो डैमेज होने लगता है। तो उसमें क्या क्या मॉडलिटीज हैं पेन मैनेजमेंट की, दर्द कम किया जा सके, या फिर वो उसका सूखना जो उसको कम किया जा सके, या फिर उसकी वैस्कुलरिटी को बढ़ाया जा सके? पेन मैनेजमेंट में क्या क्या प्रोसीजर है, थोड़ा सा इसको हमारे ऑडियंस को, जो भी हमारे श्रोता है, उनको बताएंगे तो बहुत ही अच्छा। बिल्कुल डॉक्टर, जैसे आप कोरोना के बाद ऐसे बहुत सारे मरीज अपने पास आ रहे हैं जिनका जिसको हम अवास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हिप बोलते हैं, इसमें जो हिप में ब्लड सप्लाई ना होने की वजह से उनको जल्दी यंग एज में, जैसे 30, 40, 50, 40 इयर्स में उनको वो रिप्लेसमेंट करने की जरूरत पड़ रही है। तो उसमें भी अगर ग्रेडिंग है, आपको पता है 1, 2, 3, 4, तो कभी कभी ग्रेड 1, 2 में आते हैं, तो ग्रेड 1, 2 में डायरेक्टली ऑपरेशन करने की इमीडिएटली जरूरत नहीं रहती, तो उनका जो पेन है हम उनको मैनेज कर सकते हैं। तो जैसे मैंने अभी घुटने के दर्द के बारे में बोला कि उसमें भी अलग मोडालिटीज है, इसमें भी अलग मोडालिटीज है। उसमें से एक मोडालिटी है कि उसमें हम रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन बोलते हैं, वो कर सकते हैं जिससे मरीज का दर्द कम हो जाएगा। दूसरी मॉडलिटी है उसको हम आजकल पीआरपी भी कर सकते हैं, और उसके साथ हम हाइलोनिक एसिड जो इसको सप्लीमेंटेशन डाल सकते हैं, तो जिससे जो सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस हुआ है तो वो कम होने में कारगर होगा। अभी 2-3 साल से एक नई चीज आई है, ओजोन। अभी काफी लोग उसमें ओजोन में इंटरेस्टेड ले रहे हैं, और तो उसमें क्या करते हैं, ओजोन 2 तरीके से यूज कर सकते हैं। एक डायरेक्ट हिप में, उसको हम इंट्रा आर्टिकुलर बोल सकते हैं, तो उससे क्या होता है कि वो खुल जाता है, जॉइंट खुल जाता है, तो उससे आपका दर्द कम होता है, वो एक ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन है कि जो ओजोन है वो आपके खून में मिक्स करके फिर से आपका खून देने का, उसको मेजर एटो हीमोथेरेपी बोलते हैं। तो बेसिकली उसके बहुत सारे एडवांटेज अभी बोले जा रहे हैं कि उससे क्या होगा, मस्कुलर इफेक्ट वो बोलते हैं कि वहाँ मेन प्रॉब्लम इसमें आ रहा है कि उसमें खून तुम्हारा जम रहा है, थ्रोम्बोसिस हो रहा है, उसकी वजह से आपका जो हेड है फीमर का वो खराब हो रहा है, और उसकी वजह से वो हिप का सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस हो रहा है। तो उससे क्या होता है कि मेजर एटो हीमोथेरेपी के एक कंसेक्यूटिव आपको सेशंस देने पड़ते हैं, हफ्ते 10 दिन 15 दिन में 3-4 सेशन 5 सेशन। उसमें इनिशियली जो स्टडीज आ रही है, इनिशियली जो रिपोर्ट्स आ रही है, ये बोलते हैं कि उससे आपका दर्द कम होता है, और जो भी आपका कुछ महीने के बाद रेडियोलॉजिकल चेंजेस थोड़ा सा कम होते हैं। इसका मतलब कि इम्प्रूवमेंट होती है। इम्प्रूवमेंट 2 तरीके की होती है कि एक का पेशेंट का दर्द कम होना, और वो रिफ्लेक्ट होने के लिए आपको एक्सरे में भी दिखना चाहिए या एमआरआई में। तो अभी अर्ली रिपोर्ट्स है कि उसमें माहित थेरेपी, MAHT जो थेरेपी बोलते हैं, वो कारगर हो रही है। तो उसके लिए अभी और थोड़ा टाइम लगेगा उसका असर जानने के लिए, और उसका लॉन्ग टर्म असर जानने के लिए, और ग्रेड 3 ग्रेड 4 में इसका कितना असर होगा। लेकिन जो भी रिपोर्ट्स आ रही है उससे पता चल रहा है कि ये कारगर साबित हो रही है। जिनको अभी ऑपरेशन नहीं करना या फिर दर्द कम करना है, उसके लिए ये मैंने अभी जो बोला कि रेडियो फ्रीक्वेंसी है, पीआरपी ट्रीटमेंट है, जिसको सप्लीमेंटेशन हाइलोनिक एसिड है, पीआरपी के साथ दे सकते हैं, और ये ओजोन की थेरेपी जैसे इंट्रा आर्टिकुलर दे सकते हैं, या फिर आईवी ओजोन
का भी इस्तेमाल आप कर सकते हो। इससे पेशेंट का दर्द कम हो जाएगा। और इसमें दो चीजें हैं, ऑपरेशन टल जाएगा या नहीं जाएगा ये हम बताना भी मुश्किल है, लेकिन एटलीस्ट पोस्टपोन तो हो जाएगा ये हम बोल सकते हैं, और उसके लिए भी काफी है। क्योंकि आपको पता है कि नी रिप्लेसमेंट, घुटने का अपना हिप रिप्लेसमेंट के बाद भी उसका इम्प्लांट अर्ली एज में अगर 30-40 में करते हो तो उसका रिवीजन के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपको उससे ज्यादा तो आपको पता है कि उसका कुछ तो एज रहता होगा कि इसके बाद वो कारगर साबित नहीं होता। तो अर्ली एज में करने का वही डिसएडवांटेज है। इसलिए जितना तुम उसको टाल सकते हो, और पेशेंट को अगर पेन रिलीफ हो रहा है तो एडिशनल बेनिफिट। बहुत बहुत ही अच्छा डॉक्टर सुशील आपने बताया कि एवीएन बहुत ही कॉमन हो गया, इससे पहले भी होता था, लेकिन अभी पोस्ट कोविड क्योंकि स्टेरॉइड्स के कारण से, बीमारी के कारण से बहुत यंग यंग बच्चे लोगों को भी एवीएन फीमोरल हेड हो रहा है। और एक्चुअली पहले जो हम लोगों की ये थी कि इसका उपाय तो एक ही है कि अब एवीएन शुरू हो गया तो धीरे धीरे प्रोग्रेस ही करेगा, बाद में आर्थराइटिस होने के बाद से आपको ज्वाइंट रिप्लेसमेंट ही कराना पड़ेगा, टोटल हिप कराना पड़ेगा। लेकिन अभी ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस में आपने बहुत ही अच्छा बताया। एक तो रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन की, उसमें जो दर्द के फाइबर्स हैं उसको आप जला देते हैं, चाहे रोक देते हैं, जिससे दर्द होता ही नहीं है। एक तो ये ट्रीटमेंट है। दूसरा उसको आपने बताया, न्यूरो मॉड्यूलेशन बोल सकते हैं आप। हाँ, न्यूरो मॉड्यूलेशन का। दूसरा आपने बताया कि उसमें जैसे घुटने में इंजेक्शन देते हैं, उसी तरह से यहाँ पे भी हम दे सकते हैं, पीआरपी का भी इंजेक्शन दे सकते हैं, उसमें हाइड्रोनिक एसिड चाहे उसको सप्लीमेंटेशन का भी इंजेक्शन दे सकते हैं। जैसे घुटने में वो काम करता है वैसे ही यहाँ पे भी काम करेगा। और तीसरा एक बहुत ही अच्छी चीज बताए कि ओजोन थेरेपी, क्योंकि अल्टीमेटली ओजोन इज इज लाइक ए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इन ए मोर कंसंट्रेटेड वे। और अल्टीमेटली एवरी रिस्पायरेशन, जो भी हम सांस ले रहे हैं, और ऑक्सीजन ही कहीं भी खून के माध्यम से जा रहा है, और अगर वहां पे ऑक्सीजन होता है तो सेलुलर रिस्पिरेशन बढ़ता है, सेलुलर रिस्पिरेशन से उसकी हीलिंग बढ़ती है। और ये ज्यादा इंजेक्शन मात्रा आपने, में हम ऑक्सीजन पहुंचा रहे हैं। हाँ, तो एक तरह से सेलुलर रिस्पिरेशन को बेहतर कर रहे हैं, और ये ऑक्सीजन ही हीलिंग का पूरा मैकेनिज्म है। तो वहां पे ज्यादा ऑक्सीजन तो ज्यादा हीलिंग। तो इसको ओजोन देने के दो तरीके आपने बहुत अच्छे बताए कि एक लोकल भी दे सकते हैं, और एक सिस्टमेटिक भी, जिसको माही आप करके बताए कि ब्लड में भी आप ओजोन दे देंगे और ब्लड से ही आपके वहां पे फीमोरल हेड के पास जाएगा। और ये एक बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट मॉडलिटी आपने बताया वो तमाम एवीएन के मरीजों के लिए। जो लोग बहुत सारे हमारे मैंने यूट्यूब पे, हमको मुझे लगता है कि से कम 30-40 ऐसे कि डॉक्टर साहब हम लोग को बताइए कि कैसे एवीएन बिना ऑपरेशन के ठीक हो सकता है। तो रियली आई एम रियली थैंकफुल टू यू उन फॉर लोगों दिस। का एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है एविन लोगों का, कि वो आपस में बात, एविन लोगों का भी आपस में एक व्हाट्सएप ग्रुप बनता है, क्योंकि वो अच्छा चाहते हैं अच्छा कि अच्छा। उनके लिए कुछ अच्छा कारगर इफेक्ट हम्म, ट्रीटमेंट हो जो बिना ऑपरेशन का हो सकता है। तो बहुत से हाँ, ऐसे मरीज होते हैं कि वो एक साथ कम्युनिकेट करते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। तो इस आपका बिल्कुल बिल्कुल। पॉडकास्ट उस दिशा में जा रहा है कि उनको कुछ उसमें से हेल्प मिले, उनका हाँ दर्द कम हो। हाँ, एक्चुअली बात सही कर रहे हैं। और जिसे आपने बिल्कुल सही बताया कि टोटल हिप रिप्लेसमेंट के लिए भी आइडियल एज तो 60+ का होता है, लेकिन अभी तो यंग एज में भी करते हैं। लेकिन कितना भी एज में करें, एक ज्वाइंट रिप्लेसमेंट का लाइफ है मैक्सिमम, उसको 20 ईयर सब कुछ अच्छा रहा तो अभी यंग एज का 20 साल का 25 साल का उम्र का आदमी का एक इतना बड़ा ऑपरेशन है जिसमें टोटल हिप रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, फिर से 20 साल बाद एक दूसरा ऑपरेशन, फिर से हो सकता है कि तीसरा भी ऑपरेशन करना पड़े। वो तो थोड़ा अगर कोई कॉम्प्लिकेट ऐसी होता है, जैसे आप बढ़ते हैं तो कॉम्प्लिकेट हो जाता है। हाँ, और रिवीजन उतना ही कॉम्प्लिकेटेड, उतना ही बड़ा ऑपरेशन है। तो अगर कुछ भी समय मिलता है, कुछ दिन के लिए भी अगर ऑपरेशन टल जाता है, तो शायद ये एवियन के मरीज के लिए बहुत बड़ा, बहुत बड़ी जानकारी आपने दी। एक और कॉमन प्रॉब्लम होता है जिसमें पेन होता है, बहुत लंबे समय तक पेन रहता है, वो कमर के दर्द, बैक एक स्लिप डिस्क, और उसमें नस दबने से फिर sciatica, चाहे रेडिकुलाइटिस जो पेन होता है, बहुत सारे लोगों को होता है। मुझे लगता है कि जिसकी उम्र 40-50 वर्ष से ज्यादा, ऐसे होने के लिए तो एक्यूट डिस्क कम उम्र में भी हो जाता है। तो उसमें क्या क्या आप पेन मॉडलिटीज के लिए क्या क्या आप लोग करते हैं, जो लेटेस्ट है, जो चीजें किया जा सकता है कि जिससे बिना सर्जरी किए मरीज को फायदा हो। अब जैसे आप बोल रहे हैं कि बैक पेन है, उसमें हम कॉमनली लेमैन टर्म में sciatica हो गया, वो तो सब बोलते हैं कि sciatica हो गया। जब पेशेंट बताएगा आपको क्या तकलीफ है, मुझे sciatica है या स्पॉन्डिलोसिस है या नस दब हम्म गई, ऐसे बोलते हैं। लेकिन हम्म जब लो बैक बोलते हैं तो उसके बहुत सारे पेन जनरेटर्स रहते हैं, जिसमें से ये दर्द हो सकता है। तो उसमें हम्म कभी कभी क्या रहता है कि अपने को
मोस्ट ऑफ द टाइम डायग्नोसिस करना है कि पेन जनरेटर कहाँ से आ रहा है। तो वो नॉट नेसेसरी वो सciatica का पेन हो। sciatica का पेन का मतलब ये रहता है कि जैसे अभी मैं आपके दर्शकों के लिए बोल देता हूँ, जैसे अभी ये ऊपर का वर्टिब्रा है, मन का बोलते हैं उसमें, नीचे का मन का, बीच में गद्दी रहती है और इसमें स्पाइनल कॉर्ड, ये नसी बाहर पड़ती है। तो हम जो बोल रहे हैं sciatica का दर्द क्या होता है कि ये जो डिस्क के ऊपर जो कवर आप देख रहे हैं ये पूरी तरह से कवर रहता है। तो उससे क्या होता है कि अंडर का जो मटेरियल रहता है वो न्यूक्लियस पल्पोसिस से जो मटेरियल है वो बाहर नहीं आता, लेकिन किसी कारणवश से एज रिलेटेड हो या कुछ ट्रॉमा हो, वो कभी कभी बाहर आ जाता है। तो उसका प्रेशर हुए अपने जो नस है या नर्व है उसके ऊपर आता है और उसकी वजह से आपको पूरा एक साइड में नीचे घुटने के नीचे भी दर्द चला जाता है, और जैसे इलेक्ट्रिक शॉक लाइक सेंसेशन, वो ये इसको हम sciatica बोलते हैं। लेकिन ये कॉमन है, लेकिन ये छोड़ के भी बहुत चीजें कॉमन है। जैसे आप 40 या 60 के ऊपर जा रहे हैं तो फैसेट जॉइंट का भी दर्द कॉमन है। अभी ये बोल सकते हैं ये वर्टिब्रा है, ये वर्टिब्रा है, ये है, दोनों एक साथ जहाँ जुड़ रहे हैं उसको हम फैसेट जॉइंट बोलते हैं। फैसेट जॉइंट का मतलब क्या होता है कि जब हम पीछे जाते हैं, साइड में जाते हैं, इसका पूरा का पूरा प्रेशर इस जॉइंट पे होता है। तो वो जैसे 60 के बाद ये इसकी डीजनरेशन होता है, उसकी वजह से ऊपर की जो स्नायु है, मसल्स है, उसका दर्द चालू होता है। तो उसके लिए भी उसको देखना पड़ेगा कि एग्जैक्टली ये sciatic का दर्द है या डिस्क का दर्द है या पायरिफॉर्मिस हो सकता है, सैक्रोइलिक जॉइंट हो सकता है, ऐसे बहुत से ज्यादा मायोफेशियल पेन सिंड्रोम, उसको थोड़ा हमको देख के उस हिसाब से हमको करना चाहिए। लेकिन ऐसे से आपने बोला कि sciatica का दर्द बहुत कॉमन है, तो उसमें क्या कर सकते हैं हम एज अ नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट के हिसाब से। तो sciatica का दर्द हो या बैक पेन हो, सबको कभी ना कभी जीवन में तो हमने देखा है कि बहुत लोग इसके कारण से बेड रिडन हो जाते हैं। ओल्ड एज लोग रहते हैं, डॉक्टर ऑपरेशन के लिए बताते हैं, वहां पे भी लोग ऑपरेशन के लिए नहीं जाते हैं और क्वालिटी ऑफ लाइफ इतनी खराब हो जाती है। बहुत सारे लोगों को हमने देखा, हमारे क्लिनिक में भी आते हैं लोग और जो सर्जरी करने लायक नहीं है, चाहे करा नहीं सकते हैं, तो उनको क्या क्या मतलब दूसरी क्या क्या तरीके हैं जिनसे उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर किया जा सकता है? तो बेसिकली मैं जैसे बोल रहा था कि जैसे आपको दर्द होता है तो 10 में से 8-9 लोगों का दर्द ही बिना ऑपरेशन दवाई से कम होता है, लेकिन कुछ 15-20% जो लोग रहते हैं, जैसे sciatica का दर्द हो या जैसे आप बोल रहे हैं कि कुछ लोगों में स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस, जैसे कि पूरा का कैनाल 2-3 लेवल पे वो पूरा स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर उसको प्रेशर आ जाता है। तो जैसे वो कुछ मीटर चलते हैं, 100-200 मीटर, तो पूरे उनको बैठना ही पड़ता है। तो भारी हो जाता है चलने से। एक स्पाइनल कॉर्ड स्टेनोसिस है, और सेकंड पार्ट है जैसे sciatica की, जैसे एक लेवल पे डिस्क बाहर आके उनको प्रेशर दे दी। अगेन वो आपको कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट करना होगा, फिजियोथेरेपी है, उसको न्यूरोपैथिक ड्रग देके आप देखो, नहीं हो रहा तो हम एज अ पेन मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट उसमें क्या कर सकते हैं कि उसमें 2-3 चीजें हैं। अगर पेशेंट कंपैरेटिवली यंग है, उसका डिस्क अच्छा है और उसमें अगर वो सिर्फ डिस्क बल्ज है, प्रोलैप्स है, उसको बल्ज है, उसको उसमें से न्यूक्लियर मटेरियल बाहर नहीं आ रहा, तो उसमें हम ओजोन न्यूक्लियोलाइसिस कर सकते हैं या रेडियो फ्रिक्वेंसी का भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं उसके। लेकिन वो डिस्क इंटैक्ट होना चाहिए, ओनली बल्ज होना चाहिए, उसको रप्चर नहीं होना चाहिए। इट इज ओनली कंटेंट हार्निएशन बोलते हैं उसको, उसके ऊपर नहीं होना चाहिए। लेकिन एक बार जहाँ पे अगर कंटेंट हार्निएशन नहीं है, जहाँ पे न्यूक्लियस जो अंदर का माल है बाहर निकल गया, तो फिर हम वहाँ पे के लिए ओजोन जो थेरेपी नहीं कर सकते। ओजोन का लिमिटेशन है उसमें नहीं कर सकते, या उसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन भी नहीं कर सकते। तो उसमें अपने को क्या रहता है कि एक तो आप ऑपरेशन करके वो निकाल दो वो चीज, और उसको छोड़ दो, फिर से वो आ सकता है। सेकंड है कि उसको नस के ऊपर जो नर्व्स के ऊपर जो प्रेशर है उसको हम कर सकते हैं, उसको हम ट्रांसफोरामिनल या वो रूट है ट्रांसफोरामिनल से जाके एग्जैक्टली जहाँ पे वहाँ प्रेशर है वहाँ वो इंजेक्शन देके, फ्लोरोस्कोपी जैसे श्याम के गाइड इंजेक्शन देके, तो उसके लिए जो प्रेशर उसको कम करने के लिए जैसे स्टेरॉइड का इंजेक्शन दे सकते हैं, तो वो करके हम कम कर सकते हैं। उससे क्या होगा, आपका दर्द कम हो जाएगा। और बाकी सब में तो आपको फिजियोथेरेपी तो करना ही है, जैसे कि आपको तो ज्यादा पता होगा कि बैक पेन के जो बैक मसल्स है या अपने दोनों पैर के मसल्स है, उसको स्ट्रेंथ को बढ़ानी पड़ेगी। तो यानी कि सबसे पहले अगर इस तरह के दर्द है तो सबसे पहले कि कारण क्या है? वो डिस्कोजेनिक पेन है, डिस्क के कारण से है,
कि हर्निएशन के कारण से है या फैसिलिटी फिर नहीं है। फेसेट ज्वाइंट के कारण से है, पहले तो उसको आइडेंटिफाई करेंगे और उसके हिसाब से आप ट्रीटमेंट करेंगे। अगर वो डिस्कोजेनिक पेन है और वो डिस्क हर्निएट नहीं किया है तो ऐसे समय में आप ओजोन थेरेपी देंगे। लेकिन रेडियो अगर वो फ्रिक्वेंसी भी। हर्निएट कर दिया गया है तो फिर ओजोन थेरेपी का कोई रोल नहीं है, फिर आपको ट्रांसफोरामिनल सीआरबी गाइडेड आप लोग स्टेरॉइड इंजेक्शन देते हैं और उससे दर्द रिलीफ मिलता है। कोई आपको स्टोरी जहाँ पे डॉक्टर ने बता दिया कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, कोई आपको याद हो और जिसको इस तरह से। स्टोरी तो मैं खुद ही स्टोरी हूँ, तो मैं खुद की स्टोरी बता सकता हूँ। अभी इसलिए ऑपरेशन की स्टेज नहीं थी, लेकिन मैं 2016-17 से लेकर 2020 तक मैं मैराथन करता था। किया मैंने काफी किया, 6-7 हाफ मैराथन है। हाफ मैराथन इसका बोलते हैं कि 21 किलोमीटर, और फुल मैराथन जिसे बोलते हैं 42 किलोमीटर। तो मैंने टाटा मैराथन जो फेमस है मुंबई, वो भी कर दिया। तो उस तभी मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे थोड़ा पैर में sciatica जैसे थोड़े सिम्टम्स आ गए थे। तो तभी, ये 2020 की बात है, जनवरी में मैंने कंप्लीट किया, तभी उसके बाद ही पता चला कि मुझे थोड़ा तकलीफ हो रही है। तो मैंने सोचा ठीक है, अभी खुद मैं पेन मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट था, तो मैंने सोचा ठीक है थोड़ा सा एक्सरसाइज करूँ, ये करूँ। तो तभी कोविड भी आ गया, मार्च में कोविड आ गया। हम्म। तो उसके बाद तो थोड़ा काम भी कम था, तो मैंने एक्सरसाइज कर ली, तो अदरवाइज ठीक था, लेकिन मुझे फिर से दौड़ना था। तो इसलिए मैंने, जैसे हम्म। कोविड कम हुआ तो मैंने दौड़ना शुरू किया, तो फिर से मुझे तकलीफ दे रहा। तो मुझे क्या तकलीफ थी, जैसे आप बोलते हैं L5 S1 में, वो S1 के ऊपर प्रेशर था। तो जैसे हम्म। मैं, जैसे हम ग्लूटियस मसल्स के ऊपर, पायरिफॉर्मिस के ऊपर भी था, और नीचे थोड़ा सा टिंगलिंग नमनेस जैसा उसको तकलीफ था। तो उसको काउंसलर मैनेजमेंट, और बेसिक प्रॉब्लम था कि मुझे बैठने पे ज्यादा तकलीफ, मैं ज्यादा टाइम बैठ नहीं सकता। तो हम्म। इसलिए मैंने खुद में वो इंजेक्शन लिया। अभी उसको ऑलमोस्ट 3 या 4 साल हो गए। 2020 में तो होगा तो आप, दो, तो और आपने ओजोन थेरेपी लिया कि नहीं स्टेरॉइड्स नहीं, लिया? इसमें एपिड्यूरल स्टेरॉइड इंजेक्शन लिया, क्योंकि एपिड्यूरल उसमें ओजोन स्टेरॉइड्स। का रोल नहीं था, क्योंकि वो ऑलरेडी बंद हो चुका था, अच्छा, वो बाहर कंटेंट निकल नहीं चुका था, था तो तो आपने उसमें स्टेरॉइड्स इंजेक्शन लिया? एनुलर टीयर था। जब हम्म। एनुलर टीयर, फर्स्ट स्टेज एनुलर टीयर रहता है, उसके बाद भी वो उसमें से मटेरियल बाहर आता है, आपको पता है। तो तब मैंने कंजर्वेटिव मैनेजमेंट किया, काफी 1-1.5 साल मैंने मैनेजमेंट किया, लेकिन जब मुझे बैठना ही तकलीफ हो रहा था तो मैंने वो लिया। उसके बाद मैं काफी अच्छा हूँ। अब वही समय फिजियोथेरेपी तो करना ही है उसमें और इससे इससे अच्छा एग्जाम्पल कि सचमुच इन सारे ट्रीटमेंट से रिलीफ अब मिलता है, इससे अच्छा जो कोई मैं स्टोरी नहीं। ट्रीटमेंट करता हूँ वो मैंने खुद पे लिया। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ, आप एज ए पेन स्पेशलिस्ट काम करते हैं, इतना दिन से काम कर रहे हैं, तो कभी कभी मरीज को ऐसा, बहुत बार क्योंकि किसी ने ज्वाइंट रिप्लेसमेंट बता दिया, किसी ने ऑपरेशन बता दिया, और उस तरह से मरीज जब आपके पास आते हैं तो उनके मन में क्या क्या डाउट्स रहता है, क्या किस किस तरह के ये रहता है कि क्या ठीक होगा कि नहीं, कैसे होगा जो ऑपरेशन करने के लिए डॉक्टर ने बता दिया है। तो उन उन मरीजों को आप क्या बोलना चाहते हैं कि जिनको ज्वाइंट रिप्लेसमेंट चाहे स्पाइन सर्जरी डॉक्टर ने बता दिया है, उनको क्या आपकी ये जो थेरेपी है, जो पेन मैनेजमेंट की थेरेपी, उनको कितना करना चाहिए और किस स्टेज में आपका करना चाहिए, किस स्टेज में नहीं, आप इनको ऑपरेशन के लिए ही आना चाहिए, वैसा आप एडवाइस करेंगे? अभी जैसे हम घुटने के दर्द में बोल रहे हैं कि अगर ग्रेड 4 है आपका, तो हम्म। उस उसमें आपको ग्रेड 4 में नी रिप्लेसमेंट करना, वो स्टेज मानते हैं कि उसमें तो आपको करना चाहिए। अगर उसमें, अगर आप पे डिपेंड है करना या नहीं करना, आपके ऊपर जिसको करना है वो एक साइड हो गए, जिसको नहीं करना है, नहीं करना है, उसमें दो चीजें हैं, उसको अफोर्डेबल नहीं है एक चीज है, और जिसको अफोर्डेबल है लेकिन उसको फिर भी नहीं करना। उसमें चीजें हो हम्म। सकती है कि उसको, उसकी तबीयत उसको साथ नहीं दे रही, उसको अनकंट्रोल डायबिटीज हो या कुछ भी हो, जिससे उसको बाद में खतरा हो सकता है, इसलिए नहीं कह रहे। तो उस वो टिपिकल पर्टिकुलर क्लास में हम मदद की कर सकते हैं अपनी पेन मैनेजमेंट की सबसे। लेकिन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है चेस्ट प्रोसीजर ग्रेड 2 ग्रेड 3 में, जहां तुम जल्दी आ सकते हो, तो उसमें ग्रेड 4 में और ऑपरेशन की नौबत ही नहीं आएगी। तो बिल्कुल ये बिल्कुल। बेसिकली, अगर आप कुछ बदलाव लाना चाहते हो समाज में, अगर अवेयरनेस लेना चाहते हो कि ये है कि पेन मैनेजमेंट ये सिस्टम है कि आपको ऑपरेशन टल सकता है अगर आप जल्दी आ रहे हो तो। अभी अपने हम्म। पास या आपके पास भी पता हो कि
मोस्ट ज्यादा से ज्यादा लोग ग्रेड 4 में आते हैं, बहुत कम लोग ग्रेड 2 या ग्रेड 3 में आते हैं। अपने को यही अवेयरनेस करना है कि जैसे आपको भी पता है कि हाँ ग्रेड 4 में तो करेंगे, लेकिन ग्रेड 2 ग्रेड 3 में आ रहे हैं तो आप ये प्रोसीजर करो या कंजर्वेटिव मैनेजमेंट भी करो। और अगर वो नहीं चाह रहे, अगर वो ग्रेड 2 ग्रेड 3 में रह रहे हैं तो अच्छी बात है, उससे अच्छी करो। 10 में से 8-9 लोग भी अगर वो ऑपरेशन में बच जाते तो बिल्कुल बहुत बड़ी बात है। तो एक्चुअली आपका मैंने इसमें मैसेज यही मैं जितना समझ पाया मैं अपने ऑडियंस को बोलना चाहूंगा कि अगर आपका ग्रेड 2 है ग्रेड 3 है तो डेफिनेटली ये पेन मैनेजमेंट का जो प्रोटोकॉल है बिल्कुल फायदा करता है, और ये आपको ग्रेड 4 में स्टेज 4 में जाने से रोकता है। लेकिन अगर आप स्टेज 4 में भी हैं, किसी भी कारण से आप नहीं ऑपरेशन कराना चाहते हैं, आपके पास पैसे नहीं है, आपका मन नहीं है, आपको डर लगता है, या फिर आप हाई रिस्क हैं, आपको ऑपरेशन करने में ज्यादा जोखिम है, तो आपके पास ऑप्शन है। ऐसा नहीं है कि ऑपरेशन नहीं करा आप सकते तो दर्द कोई नहीं सहना ऑप्शन है, नहीं। आपको दर्द कम हो सकता है। दर्द कम होने के तरीके हैं। और बहुत ही अच्छा। अच्छा, एक्चुअली इस तरह के पेशेंट आपके पास आते होंगे तो उनके मन में तो एक डर भी रहता होगा कि क्या मालूम इधर उधर इंजेक्शन लगाएंगे तो क्या मालूम और कष्ट बढ़ जाए इस तरह से। तो वो आप तो कैसे समझाते हैं और इसमें कितना दर्द वाला चीज है, ये भी थोड़ा सा। बेसिकली हम हमेशा इसको सादा सा सिंपल एग्जांपल देते हैं। जैसे आपको पता है कि दांत की ट्रीटमेंट तो सब लोग करते हैं, जैसे लोकल एनेस्थीसिया वही बोलते हैं। जैसे दर्द का इंजेक्शन वहां देते हैं, कुछ 3-4 घंटे के लिए रहते हैं, उसी हिसाब से हम देते हैं और उतना भी दर्द नहीं है। तो जैसे हाँ, हम मतलब लोकल थोड़ा सा एक एनेस्थीसिया सुई सुई लगने जैसा दर्द होता है उतना बस। ही दर्द होता है। और हम जो हाँ प्रोसीजर करते हैं, मैं तो मेरे पास सोनोग्राफी है तो मैं सोनोग्राफी का एडिट करता हूँ, तो ज्यादा उसको फास्ट होता है। आप लोगों को सब पता है, नी का देख सकते हैं। और जैसे आपको बोलते हैं कि सियाम में तो बैक पेन का जो भी है, स्पाइन का है, वो सियाम पे है तो गाइडेड रहता है, तो उससे क्या होता है, एक्यूरेसी बढ़ जाती है, प्रिसीजन बढ़ता है, टाइम बच जाता है। यानी कि ये कोई बहुत दर्द वाला प्रोसीजर नहीं है, जैसे नॉर्मल कहीं सुई लेते हैं वैसा एक सुई देंगे और इसके बाद से आपकी सारी प्रोसीजर आप कर आधा देंगे, आधा कोई ऐसा। आधा 1-2 घंटे में घर जा सकते हैं, एडमिशन की जरूरत नहीं रहती। सबसे बड़ी बात डे केयर प्रोसीजर आप बोलते हैं। हाँ हाँ हाँ, बहुत ही अच्छी कि मैंने इसको, कोई ऐसा नहीं है जिसके लिए एडमिशन और इसमें ये चिंता करना कि अच्छा एक चीज और भी रहता है, कितना बार ये भी सवाल मन में मरीज के बहुत सारे रहता है कि ऐसा नहीं हो कि डॉक्टर ने ऑपरेशन बता दिया है और मैं ये करूंगा तो ऐसा नहीं कि और खराब हो जाए। तो इसके बारे में क्या आप एडवाइस करते हैं मरीज। खराब अभी गुड़िया के बारे में बताओ तो खराब होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। ग्रेड 4 में तो खराब ऑलरेडी हो चुका है, उससे क्या कर सकते हो। वो हम्म उसमें तो हम उससे ज्यादा खराब नहीं हो सकता। मीन जो भी हुआ है तो उसमें सिर्फ हम दर्द कम कर सकते हैं। तो इसलिए उसके हम्म उसमें भी पेशेंट को अच्छी तरह फिजियोथेरेपी किया तो भी वो दर्द जो हमने कम किया वो ज्यादा से ज्यादा टाइम के लिए हम कम कर सकते हैं, कम करने में साबित हो सकते हैं अगर पेशेंट ने अच्छी तरह लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन किया। ग्रेड 2 ग्रेड 4 तो मैंने ऑलरेडी बोल दिया है कि उसमें अगर अच्छी तरह आपने ट्रीटमेंट किया हो या प्रॉपर फिजियोथेरेपी तो अपने आप को अच्छा रिलीफ मिल जाएगा। खराब होने के चांसेस तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई बात है, क्योंकि ये पूरा तरह से गाइडेड प्रोसीजर रहते हैं, ऑन द टारगेट प्रिसीजन रहता है। तो खराब होने के चांसेस बिल्कुल बहुत मिनिमम, ना के बराबर बोल सकते हैं, लेकिन मैं बोलता हूँ कि ना के बराबर है। अच्छा, एक्चुअली इसका मतलब ये प्रोसीजर करने से ऐसा नहीं है कि आपकी तकलीफ और बढ़ जाएगी। ये बात सही एकदम है कि इससे हो सकता है कि आराम ना हो लेकिन तकलीफ आपकी वैसी रहेगी, लेकिन इतना है कि बहुत सारे मरीजों में आराम मिल जाता है और आपको ऑपरेशन टल जाता है, चाहे ऑपरेशन नहीं भी करना पड़ता है। और वो भी ऐसा नहीं है कि बहुत कष्ट सह के, ऐसा नहीं है कि ये प्रोसीजर करेंगे तो आपको बहुत कष्ट होगा, जो इंजेक्शन देंगे, चाहे नर्व एब्लेशन करेंगे, चाहे या ओजोन आपको पाँच थेरेपी सात देंगे। दिन रेस्ट लेना पड़ेगा, कोई नहीं जाएगा हाँ, ऐसा। इसमें भर्ती होने की भी जरूरत नहीं है, आए 1-1.5 घंटे 2 घंटे में आपकी छुट्टी, आप अपना आप घर घर गए। जा सकते हो। हाँ, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं एक्चुअली बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव हम लोग का सेशन रहा। मैं एक आखिरी जी आपसे सवाल पूछना चाहूंगा कि क्या आप मैसेज देना चाहते हैं वो तमाम लोग जो बहुत दिनों से कष्ट में है, पीड़ा में है और क्रॉनिक पेन में है, उनके लिए क्या आप मैसेज देना चाहते हैं। ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म रामेश्वर जी ने मुझे दिया है कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि दर्द सहन मत करो। वो हर एक की अपनी क्षमता होती है उसको दर्द दर्द सहन करने की, लेकिन किसी को, बहुत से लोग उसको टॉलरेंट होते हैं, कोई नहीं टॉलरेंट कर सकता। लेकिन आप अपने पेन मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट हो या जैसे रामेश्वर सर्जन, उनको ऑर्थोपेडिक सर्जन है, जो भी आपके पास हो उनको दिखाओ। उसका अगर इलाज जल्दी से, डायग्नोसिस जल्दी हो किस कारण से दर्द है,
जिसको हम पेन जनरेटर बोलते हैं, अगर वो जल्दी से आपको पता चल जाएगा तो आप अगले स्टेज जाने से बच सकते हैं, तो ऑपरेशन से भी आप बच सकते हैं। बैक पेन का ये वो है कि 100 में से 90 लोगों को जरूरत ही नहीं पड़ती ऑपरेशन की, तो आप ये समझ के चाहिए कि आप 90 में भी है और आप इलाज जल्दी कर लीजिए। बहुत कम लोगों में आपको ऑपरेशन की जरूरत पड़ सकती है, ये तो आपको भी पता है, सबको पता है। उसमें थोड़ा सा लाइफ टाइम मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। आप मन में डालो कि हाँ मुझे मॉडिफिकेशन करना है, लेकिन आप दिखाओ, जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट लो कि क्यों आपको दर्द हो रहा है और उसका कारण क्या है। गुर्दे में भी वही है, और आजकल एवियन का जो आप बोल रहे हैं कि दर्द बहुत ज्यादा है, वो उनको ले भी आजकल एक दोनों के बीच का एक अपने को एक रे ऑफ होप दिख रही है कि हित में, कि आजकल वो है कि एटलीस्ट आप ऑपरेशन टाल सकते हैं कुछ महीनों के लिए या कुछ साल के लिए, वो भी पेन मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट की वजह से, या नए नए जो टेक्निक है जैसे आपने बोला ओजोन, उसकी वजह से भी आप इस्तेमाल करके दर्द कम कर सकते हो, या फिर कुछ महीने के लिए या कुछ साल के लिए एवियन में आप ऑपरेशन टाल सकते हैं। लास्ट सवाल बिल्कुल कि क्या फ्यूचर में क्या आप देखते हैं पेन मैनेजमेंट को, और एआई आ रहा है, रीजनरेटिव मेडिसिन बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, जो पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो पेन मैनेजमेंट के फ्यूचर्स को आगे आने वाले 5 साल 10 साल में आप क्या देखते हैं, किस तरह से चाहे एज ए डॉक्टर आपके कैरियर्स को कि किस तरह से देखते हैं आप? मैं खुद जैसे आप दोनों ने हमने पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करके अभी मुझे लगता है 16-17 साल तो हो गए। उसके बाद मैंने काफी साल एनेस्थेसियोलॉजिस्ट करके प्रैक्टिस किया है, तो वो और ये मेरा पेन मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस कहता है कि ये ब्रांच बहुत नई है, पेन मैनेजमेंट में ये नहीं है। मेट्रो सिटीज में काफी दिन से है, लेकिन अपने जैसे आपके सिटीज में या मेरे सिटीज में टायर 2, 2, 3 में अभी आ रही है, आ जाएगी। और प्लस एआई की टेक्नोलॉजी बहुत नहीं है, तो उसका इस्तेमाल तो बिल्कुल होगा। लेकिन अमेरिका में ऑलरेडी ये सुपर स्पेशलिटी ब्रांच है पेन मैनेजमेंट, वहां से काफी रिसर्च हो चुका है, स्पाइन में हो चुका है, नी में हो चुका है, तो उसका यूटिलाइजेशन अपने देश में उस तरीके से नहीं हो रहा, क्योंकि लोगों की कमी है, और बहुत से सारे लोगों के बीच में भी सब मिसकंसेप्शंस है, और लोगों को अवेयरनेस नहीं है, इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन ये क्रोनिक पेन का जो बर्डन है, जैसे आप बोल रहे हैं बैक पेन का इतना बर्डन है, नी पेन को तो सबसे ज्यादा बर्डन, सबसे क्रोनिक पेन में सबसे नंबर 1 है नी पेन, उसके बाद बैक पेन आता है। बैक पेन तो ऐसा है, कभी ना कभी किसी को तो बैक पेन होना ही है, वो पेशेंट उसमें से बाहर निकल जाता है, लेकिन कुछ कुछ नहीं निकल पाता। तो ये जो चीजें हर एक के लिए ऑपरेशन नहीं है। आप तो आपकी ओपीडी में आप देखते हो कि बहुत से पेशेंट आप कितना करोगे, दवाई देके थक जाते हो, तो कुछ ना कुछ तो उसको करना पड़ेगा। 10 में से 9 लोग ठीक हो गए, 8 लोग ठीक हो गए, बाकी 2 लोगों के लिए ऑपरेशन प्रत्येक हर एक चीज के नहीं रहे। तो उसके लिए ये ब्रांच है, ये दोनों के बीच का ब्रांच है, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट और ऑपरेशन के बीच में जो पेशेंट है, तो उनके लिए बहुत अच्छी ब्रांच है, और उसका फ्यूचर तो बहुत अच्छा है। अभी डीएम कोर्सेज भी आ रहे हैं, जैसे एमडी के बाद भी कोर्सेज शुरू हो चुकी है पेन मैनेजमेंट में, एनेस्थेसिया के सुपर स्पेशलिटी ब्रांच के, इसलिए इसका फ्यूचर बहुत अच्छा है। और ये पेशेंट को पेन रिलीफ में, दर्द कम करने के लिए बहुत अच्छी, इसमें हमने जानबूझ के कैंसर पेन और बाकी जो दूसरे चीजें हड्डी के छोड़ के भी बहुत चीज है, जिसमें नागिन का दर्द बोलते हैं हम उसको, पोस्ट हर्पेटिक न्यूरोलॉजी आप हिंदी में आप बोल सकते हो, और पोस्ट हर्पेटिक हर्पीस जिसको बोलते हैं हम लोग यहाँ, उसको अधेड़ी बोलते हैं, अधेड़ी। और ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजिया है, जैसे इसमें सलमान खान को जी का भी था, इसमें बहुत ज्यादा। तो ये सब चीज में हम जैसे मैं तो बोलता हूँ हेड टू टू में जो भी 2-3 महीने से ज्यादा पेन है उसमें हम कर सकते हैं। पेशेंट को ऐसा नहीं होना चाहिए कि सब जगह जा रहा है, उसको दवाई से नहीं कम हो रहा तो ऑपरेशन कुछ भी जगह पे ऑपरेशन तो पॉसिबल नहीं होता, तो कुछ ना कुछ चाहिए, मीडियम चाहिए, जिससे हम पेशेंट का दर्द पूरा नहीं जा सके तो एटलीस्ट कम करें। जैसे पोस्ट ऑपरेटिव न्यूरोलॉजिया, उसको वेरी सीवियर पेन, ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजिया, उसको हम सुसाइडल डिसीज बोलते हैं, उसमें आपको एक मैकेनिज्म चाहिए जिससे आपका पेन कम हो जाए। तो ये जो ब्रांच है, वो जो बीच में जगह है, वो जगह फिल करने की कोशिश करें। बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया। एक चीज में थोड़ा सा मैं चाहूंगा, क्योंकि ये भी बिल्कुल नया है, डेवलपिंग है, रीजनरेशन थेरेपी, जीन थेरेपी, चाहे स्टेम सेल थेरेपी, इसका क्या रोल है, कितना डेवलप्ड है, इंडिया में कितना अवेलेबल है, और इसका कहाँ रोल है?
इसके बारे में थोड़ा सा कुछ, लास्ट ये हमारा सवाल है बस। रीजनरेटिव थेरेपी तो जैसे पीआरपी है और क्लोरोथेरेपी। क्लोरोथेरेपी हमें डेस्ट्रोस क्लोरोथेरेपी, वो पीआरपी तक की तरफ ही काम करती है, लेकिन पीआरपी या डेस्ट्रोस में ये है कि डेस्ट्रोस हम बाहर से देते हैं तो बाहर से आते, लेकिन पीआरपी खुद का ब्लड रहती, तो जी ये जी भी जी। काफी कारगर साबित हो रही है। जैसे मैंने ग्रेड टू ग्रेड में कारगर साबित हो रही है। अभी स्टेम सेल है और उसके ऊपर से मेसोसोमल स्टेम सेल्स है कैट सेल्स में, जो तो वो भी काफी तरह से आ रहा है, स्पेशली मेनिस्कस इंजरी। और जो एवियन में एक हम चीज उसको हमने प्रकाश नहीं डाला, वो है कि उसमें कोर डिकम्प्रेशन करके उसको हम स्टेम सेल डालते हैं, वो भी एक चीज लोग कर रहे हैं, तो वो भी एक एडवांस स्टेज आ रहा है। तो ये जो सब चीजें हैं वो फिल कर रही है कि ऑपरेशन और बिना ऑपरेशन के बीच में पेशेंट को कुछ रिलीफ दे सके, और अगर हो सका तो ऑपरेशन उसका टल जाए। ये स्पेशली हिप के बारे में, जैसे एवियन के बारे में, तो ये चीज बहुत जल्दी से, बहुत ज्यादातर से अपने इंडिया में आ रही है, और एविडेंसेस भी आ रहे हैं, तो उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा कि अपने को अडेप्ट करने में, पेशेंट को पता होने के लिए। तो मुझे लगता है कि रीजनरेटिव थेरेपी का बहुत अच्छा रोल है, अगर वो सही टाइम पे आप यूज करो। अगर आप बोलते हो मैं ग्रेड 4 नी में अगर रीजनरेटिव थेरेपी यूज करता हूँ तो उसका इतना इफेक्ट नहीं आएगा। हाँ, अगर उसको सही टाइम पे और सही ग्रेड पे आप यूज करोगे, उसका अच्छा इफेक्ट है। चलिए, थैंक यू डॉक्टर सुशील, और बहुत ही अच्छी जानकारी दी। मुझे आशा है कि हमारे ऑडियंस को भी बहुत अच्छी लगी होगी। इस तरह के पॉडकास्ट अगर आप और चाहते हैं, अगर इसी तरह के और भी कोई आपके सवाल हैं, तो हम इसी तरह से दूसरे दूसरे भी एक्सपर्ट को हम अपने चैनल पे लाते रहेंगे। धन्यवाद, थैंक यू, लव यू, टेक केयर, हैव ए ग्रेट डे। थैंक यू डॉक्टर रामेश्वर, मुझे एक अपना पक्ष रखने में और पेन मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट के बारे में बताने के लिए एक अपने एक प्लेटफॉर्म किया, और आपका जो आगे का जो सोच है उसके लिए मैं ऑल द बेस्ट करता हूँ, और आपके पूरे दर्शकों का मेरा सलाम।